क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि यू आर सो ब्यूटीफुल? सो ऑब्वियसली सी बात है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आजकल लोग ब्यूटी के नाम पे बहुत से महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, मेडिकल प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इससे अच्छा ज़माना तो पहले का ही था, जब औरतें बहुत सिंपल रहती थी और फिर भी बहुत सुंदर लगती थी। बट यहाँ पे आप थोड़ा गलत हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी एक ऐसा टाइम था जब औरतों को सोसाइटी के द्वारा बनाए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फ़िट होने के लिए बहुत ही पेनफुल और दर्द भरे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता था, बिकॉज दे वॉन्ट टू सेट देमसेल्व्स इन द ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट बाय द सोसाइटी। ऐसी ही एक प्रैक्टिस है नेम्ड फुट बाइंडिंग, जो कि एक एंशिएंट चाइनीज़ का कस्टम है, जिसमें छोटी बच्चियों के पैरों को इतने पेनफुल तरीके से बांधा जाता था कि उनके पैर की ग्रोथ ही रुक जाए। बट ये प्रैक्टिस शुरू कैसे हुई और इसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। फुट बाइंडिंग ये एंशिएंट चाइना का एक ऐसा कस्टम था जिसमें छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 4 से 9 साल की होती थी, उनके साथ किया जाता था। और इसके बाद उनके पैरों की बाकी फिंगर्स को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके बांध दिया जाता था, और ये इतनी टाइटली बांधा जाता था ताकि उनके पैर का शेप और साइज़ दोनों ही चेंज हो जाए। बट ये प्रैक्टिस शुरू कहाँ से हुई? तो इस ट्रेडिशन की बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही स्टोरी को जहाँ से ये ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है कि चालू हुआ। तो ये स्टोरी है पान यूनू की, जो कि चाइना के सदर्न क्वीन के सांग डायनेस्टी के एम्परर शिओंग बाजाओ की वन ऑफ द फेवरेट वाइफ्स थी। और स्टोरी में बताया जाता है कि पान यूनू अपने डेलिकेट फीट्स की वजह से काफ़ी पॉपुलर थी, और एक दिन जब वो सुनहरे कमल के डिज़ाइन से सजाए गए फ्लोर पर नंगे पैर डांस कर रही थी, तब एम्परर उनकी तारीफ में बोलते हैं कि कमल उनके हर कदम से झड़ता है। इसके बाद उनकी बाकी पत्नियों ने भी अपने पैरों को ऐसा ही डेलिकेट और सुंदर बनाने के लिए इस टाइप के ट्रेडिशन की शुरुआत करी, और इस स्टोरी ने ही गोल्डन लोटस और लोटस फीट जैसे टर्म्स को जन्म दिया। और फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस रॉयल कोर्ट से पूरी कंट्री में फैलने लगी, और वहाँ की लेडीज़ के लिए ये साइन ऑफ ब्यूटी बन गया था। आम पब्लिक में फुट बाइंडिंग जनरली स्टार्ट हुई हांग लोगों के बीच, और पहले तो ज़्यादातर ये प्रैक्टिस रिच वुमेन्स के द्वारा ही करी जाती थी, क्योंकि उनके पास उनकी देखभाल के लिए सर्वेंट्स रहते थे, और ऐसा करने की वजह से ये प्रैक्टिस एक स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा था। इवेंचुअली लड़कों के माँ बाप के लिए किसी भी लड़की का टाइनी फीट होना खूबसूरती की एक मिसाल बन गया, जिसकी वजह से लोअर क्लास के लोगों ने अपनी बेटियों के पैरों के साथ भी ये प्रोसेस करना चालू किया, ताकि उनकी बेटियों को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर और अमीर लड़का मिल सके शादी के लिए। और इसी तरह से ये प्रोसीजर धीरे धीरे पूरी कंट्री में फैलता गया। तो आखिर इस फुट बाइंडिंग प्रोसीजर में होता क्या है? जैसा मैंने पहले बताया, ये प्रोसीजर 4 से 9 साल की बच्चियों के पैरों के साथ किया जाता था, और उनके पैरों को बाउंड किया जाता था। और ये प्रोसेस शुरू होता था बाय चूजिंग एन ऑस्पिशियस डे फ्रॉम द कैलेंडर, एंड देन पूजा की जाती थी, प्रेयर्स करी जाती थी टाइनी फुटेड मेडन गॉडेस की, जो कि बुद्धिज्म में वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने वाली एक देवी मानी जाती थी। और इसके बाद घर के किसी बड़ी लेडीज़ या फिर प्रोफेशनल फुट बाइंडर को बुलाया जाता था, जो बच्चों के साथ ये प्रोसेस करे। बट इस प्रोसेस को करने से पहले बच्चों के पैरों को गर्म पानी में डाल के हर्ब्स के साथ अच्छे से धोया जाता था, और इसके बाद पैर के टो को छोड़ के बाकी सारी फिंगर्स को पैर के अंदर की तरफ फोल्ड करके बहुत ही टाइटली बांध दिया जाता था। और ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल भी होता था, क्योंकि इसमें बच्चे के डेलिकेट पैरों को बहुत ही बुरी तरह से ट्विस्ट और टर्न करके फोल्ड किया जाता था और टाइटली बांधा जाता था। और ऐसा करने से पैरों की कोई भी फ्यूचर ग्रोथ रुक जाती थी और पैर बहुत ही छोटे रह जाते थे। और कुछ दिन बाद फिर इस पट्टी को खोल के देखा जाता था कि कहीं कुछ अल्सरेशंस तो नहीं किया जाना है, और फिर से दोबारा इस पट्टी को बांध दिया जाता था। और कई महीनों तक इस प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट किया जाता था, जब तक वो बच्चा अपने टीन्स में ना पहुंच जाए, जिसका रिज़ल्ट ये होता था कि बच्चों के पैरों में मोच आना और बोन्स का डिसलोकेट होना एक बहुत ही आम बात थी। और पैरों को बांधे जाने के बाद काफ़ी समय तक इनका ऐसे ही बंधा रहना, इन्फेक्शन होना भी एक बहुत ही आम समस्या थी।
और सेप्सिस होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा था। और पैरों के साथ ये मॉडिफिकेशन होने के बाद वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाती थी। Because the functional structure of the feet was destroyed and alterated, walking became very difficult and required support. इसके बाद मानो बच्चों के साथ ऐसा टॉर्चर कम था कि इन फुट्स को प्रमोट करने के लिए मार्केट में नए नए तरह के फुटवेयर्स को भी लॉन्च कर दिया गया। सो हाउ डिड इट एंडेड? बहुत से चाइनीज़ राइटर ने इस प्रैक्टिस को अपोज करना चालू किया और वहाँ के कई रिबेल लीडर्स जैसे कि ताइपिंग, जो कि हक्का बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी औरतों को इस ट्रेडिशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली अनफॉलो करने के लिए बोला। फिर चाइना में आए ऐसे कई क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहाँ की गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराई और इस बार्बरिक प्रैक्टिस को करने से काफ़ी डिस्करेज भी किया। और वहाँ की गर्ल्स को ये भी बताया गया कि दुनिया में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जो इस तरह की ब्रूचुअल फुट बाइंडिंग प्रैक्टिस को फॉलो करता हो। और धीरे धीरे ये चीज़ें थोड़ा बहुत अफेक्ट करने लगी लोगों पर। फिर आखिरकार 1912 में जाके चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इस फुट बाइंडिंग प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाया जाता है। बट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ चाइना ये प्रैक्टिस पूरी तरह से गायब हो गई थी। फुट बाइंडिंग का लास्ट केस 1957 में रिपोर्ट किया गया था। By the 21st century, only few elderly women in China still had a bound feet. आखिर 1999 में लोटस शूज़ बनाने वाली लास्ट फैक्ट्री को भी बंद कर दिया गया। अल्टीमेटली देखा जाए तो फुट बाइंडिंग एक बहुत ही क्रूअल और ऑप्रेसिव प्रैक्टिस थी विच कॉज्ड इमेंस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सफरिंग फॉर जनरेशंस ऑफ वुमेन। और कैसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ने और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ने हमेशा ही औरतों का दमन और ऑब्जेक्टिफिकेशन किया है। ये प्रैक्टिस उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इस टाइम भले ही ये प्रैक्टिस चाइना में पूरी तरह से बैन हो चुकी हो या गायब हो चुकी हो, बट इसका असर अभी भी उन औरतों पे है जो इसकी लेगेसी से काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी। अल्टीमेटली इट वॉज ऑल अबाउट मेल सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू वॉच माई अदर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।